अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। एशियन गेम्स शुरू हो चुकी हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी भी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा शानदार आगाज़ किया हमारी हॉकी टीम ने, 11-0 से सिंगापुर को हरा दिया। लेकिन अजीब सी सिचुएशन ये रहती है हमारी हॉकी के साथ कि हम छोटी टीम्स को तो बड़ा अच्छा हरा रहे हैं, जब हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, जैसे कि हमने इंडिया में देखा खेलते हुए पाकिस्तानी टीम को, तो वहाँ पर बड़ा फिर हमें टेंशन ये हुई कि इतने सारे फ्लॉज एकदम दिखाई दिए। अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पर बात करनी है कि कैंप लगा और लंबा चौड़ा कैंप लगा इस्लामाबाद में। शहनाज शेख साहब की सरबराही में ये कैंप लगा और शहनाज शेख साहब आप सब जानते हैं, मैजिक मैन, लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन। लेकिन दोबारा ये हुआ कि इंडिया तो गए नहीं शहनाज शेख साहब, चूंकि वीज़े का मसला था। अब फिर अजीब सा मामला हो गया कि शहनाज शेख साहब यहीं हैं और शहनाज शेख साहब का फिर वीज़े का मसला हो गया। हालांकि 2 महीने थे, 20-25 दिन का तो कैंप लगा है यहाँ पर इस्लामाबाद में पूरे लड़कों के साथ, सबके वीज़े लग गए, तो शहनाज शेख साहब क्यों नहीं गए? ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर इसके बाद अब हॉकी को अगर स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ जाना है, उससे पहले जो फेडरेशन है उसके अपने मसाइल कब हल होंगे, क्योंकि फेडरेशन के मसाइल बहुत गंभीर हैं। एक तरफ फेडरेशन को काम करने से रोक दिया गया, या मैं कहूँ सैक कर दी गई पूरी फेडरेशन, और उसके उसके बाद कुछ एक कमेटी बनाकर उसे कहा गया कि जब तक इंडिया वाले मामला हैं, एशियन हॉकी के मामला हैं, तो आप ज़रा देख लें। लेकिन वापस ये हुआ कि एक इजलास होना था, इजलास नहीं हुआ, और फिर जो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन है उन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि जी वापस अपने अपने कामों पर आ जाएं, और पूरी हॉकी फेडरेशन बहाल हो गई। हालांकि पूरी हॉकी फेडरेशन बंद कर दी गई या सैक कर दी गई या बैन की गई थी कि जब तक इसके इलेक्शन वाला मामला सामने नहीं आता। इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। हॉकी का चल क्या रहा है पाकिस्तान में? फंड्स वैसे ही कम है, फंड्स की कमी क्या क्या मसाइल दिखा रही है, हॉकी की प्लानिंग में कहाँ कहाँ फुकदान है, कोचिंग के क्या मसाइल हैं हमारे। एक कोच आता है असिस्टेंट कोच के तौर पर, उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, वो फिर हॉकी फेडरेशन पर लगा देता है। फिर एक इंग्लिश कोच आता है, वो बाहर जाता है, फिर वो जाके कहता है मेरी सैलरी से मेरी। तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान हॉकी में, इसीलिए पाकिस्तान हॉकी बहुत दबाव का शिकार है। हॉकी लेजेंड आरिफ भोपाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ भोपाली साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा नाम हॉकी का, बहुत बड़े प्लेयर, वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा और बड़े शानदार प्लेयर हॉकी के, हॉकी लेजेंड हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। और रियाजुद्दीन साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो हैं ही, लेकिन हॉकी कमेंटेटर है, उसके साथ साथ ऑथर है। हॉकी के हवाले से बड़ी शानदार बुक लिखी है रियाज भाई ने। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम भाई, थैंक यू वेरी मच। आरिफ भाई मुझे पता है आप ज़रा थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ आपसे अगर पूछूं, कैंप लगा लंबा चौड़ा, सारा कुछ ठीक, लेकिन 2 महीने गुजारने के बाद भी आपका हेड कोच जो जैसे शहनाज शेख साहब हैं वो साथ नहीं जाते, और ये दूसरी बार हो रहा है लगातार। पहले इंडिया नहीं गए, अब यहाँ एशियन गेम्स के लिए नहीं गए। वालेकुम अरसान भाई। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हाँ अरसान भाई, मुझे भी बस आपने आपसे पता चला है कि इस तरह ये सिचुएशन हुई है कि शहनाज भाई का वीज़ा नहीं लगा। तो ये एक हैरानकुन बात है कि ये क्या इसमें मसले प्रॉब्लम्स आई हैं कि जो उनको वीज़ा नहीं मिला है। हेड कोच तो टीम के लाजमी हिस्सा होता है और वो टीम के साथ ज़रूर जाना चाहिए। ज़ाहिर है 2 महीने से वो टीम के साथ, 1 महीने से कैंप में थे और ट्रेनिंग दे रहे थे, बट वो टीम को जो है बता रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको तो ज़रूर होना था वहाँ पे। तो ये एक हैरानकुन बात है। तो देखते हैं ये क्या वजह हुई है अकरम अच्छा, भाई। काफ़ी सारी चीज़ें रियाज भाई, अगर मैं आपसे इस पर बात करूं, हम देखें ये कोई पहला वाक़या नहीं हो रहा है, यके बाद दीगरे। पहले शहनाज शेख साहब इंडिया नहीं गए, हमने मान ली बात कि यार चलें, बहुत कम टाइम था, वीज़ा शायद प्रोसेस में वो ना जा सके हो, हालांकि वीज़े के लिए उनका पासपोर्ट गया था, जो मुझे पता है। मेरी शहनाज शेख साहब से बात हुई थी, आज मेरी उनसे दोबारा बात हुई, तो वो यहीं थे, उनसे ज़्यादा डिटेल तो बात नहीं हुई। बस मैंने यही पूछा कि यार आप यहीं हैं? उन्होंने कहा जी मैं यहीं हूँ, मेरा कुछ वीज़े का इशू था। मैंने कहा फिर इशू था? तो वो बिजी थे कहीं। तो मुझे ये बताएं क्या मामला है रियाज भाई, इस तरह कैसे चलेगा? आपकी टीम चले सिंगापुर से जीत गई, सिंगापुर की रेटिंग आपको भी पता है, रैंकिंग आपको भी पता है। अब जो कुछ आगे हम खेलने जाएंगे फिर हमें पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अरसान भाई। सिलसिला ये है कि पाकिस्तान हॉकी जिस मतलब ये उससे गुजर रही है, तो जो हालात पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैं, जिस तरह से फंड्स की कमी है और दीगर मसाइल हैं, रैंकिंग आपकी दुनिया में बेहतर है नहीं। आप इस वक्त एक स्ट्रगल के मतलब दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होश पोश नज़र आ रही हैं।
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या फिर जो भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन होती है अपने दौर में कोशिश करती है काम करने की, लेकिन उनके साथ इतने सारे मसाइल होते हैं कि उनकी तवज्जो जो है मुख्तलिफ जानिब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जिन चीज़ों को फोकस करना होता है उनको वो फोकस नहीं कर रहे होते हैं और उन्हें मसाइल जो हैं वहीं के वहीं नजर आते हैं। जहाँ तक आपने शहनाज शेख साहब की बात की है तो यकीनन वो लेजेंडरी हमारी हॉकी प्लेयर रहे हैं और उनकी खिदमत जो है बड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसका दुनिया में एक नाम रहा हो और उससे अगर वीजे के मसाइल आ रहे हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक मरतबा तो हो सकता है लेकिन कंटिन्यू दूसरी मरतबा नहीं हो सकता, इसलिए कि काफी अर्सा हो गया उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, तकरीबन 3 महीने से वो साथ हैं और एशियन गेम्स की सारी चीजें जो है वो 2-3 महीने ही पहले ही चली जाती हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें उनकी वहाँ गई होंगी और उसके बावजूद अगर नहीं हुआ तो यकीनन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है इसका जवाब दे सकती है, फिर वजारत जो खारज है वो इसका जवाब दे सकती है। जहाँ देखिए तक पाकिस्तान रियाज भाई, हॉकी एक बात टीम मैं की, अगर आपसे पूछूं कि अगर ऐसा होता रहे मुतवातर कि आपके कोच के बगैर और एक लेजेंडरी मतलब शहनाज शेख साहब की बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, उनसे बड़ा कौन प्लेयर होगा। अगर ऐसा बंदा जिसको आपने रख भी लिया है और वो इतना बड़ा नाम है फिर वो जाए भी ना टीम के साथ, ये तो बहुत बड़ा डैमेज है, नुकसान है। बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखें बहुत से मसाइल तो यकीनन होते हैं कि वजारत की सतह पे होते हैं जब एम्बेसी में आपका मतलब केस जाता है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या मतलब यहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सतह पर उसको सही तरह से मतलब आगे बढ़ाया गया है या नहीं है, क्योंकि ये जैसा आपने भी कहा और हमें भी मालूम है कि ये कंटिन्यू दूसरी मरतबा उनके साथ हो रहा है। पहली मरतबा जब टीम इंडिया जा रही थी उस वक्त हुआ और अब हुआ है, तो यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। कि ये तो इतने बड़े खिलाड़ी के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती की बात है और बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि प्लेयर आपके साथ है, वो आपके कहने पे आपके मतलब कि शामिल हुआ आपके साथ और अब उसके साथ अगर इस तरह का सुलूक हो रहा है तो देयर समथिंग ब्लैक इन द बॉटम देखना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो अगर मजमूई तौर पर आप इसे देखें तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए भी ये चीज जो है सही नहीं है और उसकी भी प्रेस्टिज जो है वो स्टेट पे नजर आती है अच्छा इस तरह के मामला में। आरिफ आरिफ भाई, एक चीज़ हम खुश हो रहे हैं कि जी 11 से हमने हरा दिया है उसको सिंगापुर को। दूसरी तरफ 24 को ही मैच हुआ, इंडिया ने 16-0 से हरा दिया और उज़्बेकिस्तान को। तो ऐसी हमने आगे इंडिया से खेलना है, बांग्लादेश से खेलना है, जापान से खेलना है, उज़्बेकिस्तान से खेलना है। ये हमारा पूल है, पूल ए, जिसमें पाकिस्तान मौजूद है। जी अरसलान भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहला मैच तो हमने बहुत अच्छा जाहिर रिजल्ट दिया और दो जी आरिफ भाई, अरशद ने बाद कि अच्छा चले प्रैक्टिस की है और एक चीज़ आरिफ पता है भाई कि जो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर हम लोग अपने पासिंग में मिसिंग कर रहे हों, अगर हम आगे एग्रेसिव खेलने में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रहे हैं और फिर जब गोल के पास बॉल जाती है हम वहाँ एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे, फिर हम कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो हम पिछले काफ़ी अरसे से इस पे बात कर रहे हैं। हनान शाहिद अनफिट हुआ, आपको पता नहीं जा सका, तो ये भी जी हमारे जी लिए एक बड़ा जी जी डैमेजिंग ये पार्ट हो हमारा गया। कुल ये हमारा अवस्था अच्छा कि आगे जो मैच उनमें हमने प्लेंटी कॉर्नर्स अवेल अरसलान जब तक हम ये अटैकिंग नहीं खेलेंगे, हाँ अटैकिंग हमने खेलना होगा, प्लेंटी शॉर्ट कॉर्नर लेने होंगे और उस पर फिर हमने जो है आगे स्कोर करने होंगे, इसलिए कि आगे लेके इतने मार्जिन से मैच नहीं होंगे, जाहिर है बहुत कम रिजल्ट आ जाता है उसमें अरसलान भाई। जी तो उसमें यह है कि अच्छे मैच है तो हमारा रिजल्ट इतने गोल नहीं होंगे, तो हमने हर चांस अवेल करना है अरसलान भाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रियाज भाई, इसी पर ज़रा बात भी करूंगा। इंडिया की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है, लास्ट सीरीज देख लें और फिर अभी स्टार्टअप में 16 गोल किए, हमने 11 किए ना, उन्होंने भी 16 कर दिया उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट। हमारा ज़्यादा मसला आ रहा है कि हम कॉर्नर्स पर एग्जीक्यूशन पर गोल के अंदर बॉल ले जाते हैं उस डी में, लेकिन वहाँ पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपने प्लान्स को। फिर हमारे पासिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन पासिंग के साथ साथ जो हमारा सेंटर फॉरवर्ड जिस पर हम रिलाई करते हैं, अगर उन लड़कों के लिए एक प्रॉब्लम आए कि वो एग्जीक्यूशन ना कर पाए तो ये बड़ा एक हमारे लिए खसारे वाली बात होगी। फिर हनान जैसे प्लेयर्स
अगर रह जाएं, जो कि आपको पता है कि जूनियर एशिया हॉकी जब हुई थी तो उसमें बड़ा शानदार हनान ने परफॉर्म किया था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात वेलकम बैक जी। अच्छा रियाज भाई, काफ़ी सारे सवालात अब जो मैंने छोड़े हैं कि यार हम लोग एक तो अपनी एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, फिर हम देख रहे हैं कि दूसरी टीम एग्रेसिव खेल रही हैं बहुत, वो अब उससे बाहर आ गई हैं डिफेंसिव अप्रोच से और अटैकिंग अप्रोच पे चली गई हैं। हम लेकिन एक ख़ास पोजीशन गेम खेलते हैं कि मैन टू मैन कवर रखें, मैन टू मैन पोजीशन। अब लोग इसमें से निकल आए हैं बाहर, एक नई टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अरसान भाई कि ये मतलब एक जमाने में जो हॉकी होती थी वो पोजिशनल हॉकी होती थी। यानी अगर राइट विंग खेल रहा है तो वो अपनी ही मतलब लाइन में खेला करता था। लेकिन जब से ये यूरोपियन हॉकी स्टाइल आया है, इसमें जो है कोई भी खिलाड़ी किसी भी वक्त अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। राइट और जो लेफ्ट हाफ आ सकता है, लेफ्ट विंग जो है वो राइट इन जा सकता है। तो हमें मतलब इस हॉकी पे मतलब आना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे कबल जो हम 8-10 सालों से हॉकी खेल रहे हैं वो इसी पैटर्न पे खेल रहे हैं। एशियन स्टाइल हॉकी जो थी वो अब जो है पोजिशनल हॉकी होती थी, उसमें आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब उस कैपेबिलिटी को पूरा करना होगा। और मसला ये है कि हमारे साथ कि हम हमारी टीमों को और हमारे खिलाड़ियों को दूसरी जो इंटरनेशनल टीमें हैं उनसे खेलने के एक तो मैचेस मतलब उस तरह से नहीं मिलते हैं, और दूसरे हमारी टीमें जो है वो बाहर का टूर इसलिए नहीं कर सकती कि हमें फंड के मसाइल हैं। तो जो मतलब हमारी टीमों को और लड़कों को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, एक्सपोजर मिलना चाहिए था, उसकी कमी है। और जो आपने बात की कि हमारे खिलाड़ी जो है डी में आके मतलब अपनी चीजों को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसकी वजह यह है कि जितनी हमारे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल हॉकी ज्यादा खेलेंगे उतना ही वो इस पे अबूर हासिल कर सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें सारी चीजों का दखल है कि एक तो आपकी टेक्निकलिटीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका स्टेमिना जो है वो इंटरनेशनल जो मेयार है हॉकी का उसके मुताबिक होना चाहिए। और जब आपकी फिजिकल फिटनेस ज्यादा अच्छी होगी तो आपका स्टेमिना अच्छा होगा और आप अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप 25 लाइन क्रॉस करके डी के अंदर जाते हैं तो उस वक्त आपके में मतलब ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए कि वो ऐसी जगह होती है कि वहां पे कम वक्त में यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको डी में जाने से पहले या डी के अंदर जाने के बाद आपने डॉज करना है, खिलाड़ी को पास देना है या डायरेक्ट गोल में ट्राई करनी है। तो इसके लिए मतलब आदमी का इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है, खिलाड़ी का कि वो कितना इंटेलिजेंट है और उसकी कोचिंग जो है कितनी फाइन की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कोचिंग का भी लैक है, और उसकी वजह ये है कि हमारे खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ औकात में कभी तो इंटरनेशनल कोचिंग के जरिए निगरानी कोचिंग करते रहे, कभी हमारे अपने जो साबित खिलाड़ी हैं वो उन्हें कोचिंग करते रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो चेंज आती है ना, ये मेरे ख्याल से उसकी वजह से आती है। और प्रॉपर अगर हमारे खिलाड़ी जो हैं बाकायदा मतलब ट्रेनिंग लेते रहें और कोचिंग में रहें तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम उनका हल हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम उस वक्त भी हल होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल हॉकी का, जो कि हमारे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कमी है। रह गई ठीक है। बात आपने अच्छा कहा कि एक रियाज इंडिया भाई, में, रियाज भाई अब इसमें दो तीन चीज़ें, अब ज़रा इलेक्शन पर भी मैंने बात करनी है आपसे, पहले ज़रा आरिफ भाई से ये चीज़ पूछ लूँ। आरिफ भाई, एग्जीक्यूशन आप खेल रहे हो, आप जैसा बड़ा प्लेयर खेल रहा हो, एग्जीक्यूशन में जाएं और फाइनल बिल्कुल स्टेज हो, एग्जीक्यूट करना हो और ना हो पाए, तो क्या कमी होती है प्लेयर में या फिर फॉर्मेशन में? जो प्लेयर्स आगे खेल रहे होते हैं फॉरवर्ड के साथ लेफ्ट और राइट, कहाँ कमी आती है और क्या चीज़ ऐसी है जो मिसिंग एलिमेंट है? देखिए अरसलान भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ऑल आउट जाना होता है। हम्म। हमने ऑल आउट जाना होता है, हमने जो है फुल पेस पे खेलना है। हम बैक हम जीत भी रहे होते हैं तो हम पीछे बैकअप पे हो जाते हैं। तो हमने फुल प्रेस पे ही खेलना है। हमने राइट बेस लाइन हमने ज्यादा यूज करनी होती है सलान भाई। तो हमने फुल राइट और लेफ्ट को यूज करके ऑफसाइड रूल खत्म हो गया है। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब हमने जो है फुल प्रेस पे हमने खेलना है। ये जितने भी हमने मैचेस हैं और पूरा अटैकिंग खेलना है।
हमें एग्रेसिव हॉकी खेलनी पड़ेगी, ये मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था अरसलान भाई। अच्छा आरिफ भाई, एक चीज़ बताएं, आप लोगों का टाइम हमने देखा तो अभी भी मैं देखता हूँ वीडियोस, पाकिस्तान अटैकिंग खेलता था, बाकी टीम डिफेंस पे जाती थी। हमने ये अप्रोच अजीब कर दी, अब हम डिफेंस पे जी। चले गए, अब दुनिया अटैक पे चली गई। ये देखिए, आप सारी यूरोपियन टीमें अटैकिंग खेल रही है, उन्होंने लेकिन ऑफसाइड रूल का फायदा उठा रहे हैं वो अरसलान भाई। जिस ऑफसाइड रूल का हमें भी फायदा उठाना चाहिए। हमने ट्रेनिंग ये करनी चाहिए कि हमने एक अपने प्लेयर्स को, फॉरवर्ड को हमने आगे रखना है और राइट बेस लाइन हमने यूज करनी है अरसलान भाई। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो स्कोर नहीं होंगे। हमने अटैकिंग खेलना, हमने अटैकिंग हॉकी खेल लिया। हम पहले भी इस तरह का खेलते हुए आए माजी में भी, कि हम फॉरवर्ड, हमारी 5 फॉरवर्ड से हम लोग खेलते थे और अटैक करते थे तो गोरे पीछे डिफेंस होके खेलते थे। ये बताएं तो आरिफ इसकी भाई, अगर वजह मैं आपसे ये बात बड़ी क्लियर और क्लैरिटी के साथ पूछूं, मुझे ये बताएं, हमारा जो कोचिंग है, जैसे सकलैन कर रहा है, रेहान है, शकील भी साथ साथ कोचिंग कर रहा होता है, अब हमारे साथ शहनाज सीनियर साहब है, क्या हमें अब इस वक्त ज़रूरत है कि हम बाहर से कोच ले आएं और मॉडर्न टेक्निक के साथ हॉकी पे काम करें? क्योंकि अब तो देखें ना, वो दो पार्ट भी नहीं रह गए हॉकी के, 4 हिस्सों में पूरा मैच होता है, तो बहुत फास्ट मैच होता है अब तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से कोच लाएं? देखें अरसलान भाई, हमें जरूरत एक कोच की है। बाकी हमारे पास जितने जो नए यंगस्टर हैं, जितने कोचेज हैं, इन्होंने सबने ये नई लेटेस्ट हॉकी खेली है, ये सब समझते हैं हॉकी को। तो बस सिर्फ हमने फॉर्मेट बनाना होता है और मैच टेम्परामेंट उन बच्चों को देना होता है, उस हिसाब से हमने जो है आगे मैच खेलना होता है। तो एक कोच हमें बाहर का मंगाना होगा, ताकि आप उसमें हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उसको उनके साथ अटैच करके जो है वो एक अपना फॉर्मेट बनाए। रियाज भाई, बाहर से कोच पहले भी मंगवा के देखा, लेकिन चले मेंस के लिए नहीं था, वो बेचारा जाते जाते अपनी सैलरी का रोना रोक गया। अब हमने क्या करना है अच्छा, रियाज मिल भाई? गई है सैलरी उसको। असलम भाई, हमने करना तो जो है कि देखें, दुनिया जो है वो मॉडर्नाइज की तरफ जा रही है और जो लेटेस्ट मतलब इक्विपमेंट है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जा रही है। अगर आप रवायती चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो आप दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते। सही है। तो हमें मतलब इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए कि हमें बाहर के कोचेज ज़रूर बुलाने चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपने कोचेज भी रखने चाहिए और उनके साथ मतलब ये कि फिर आप जो है अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दें, ताकि न सिर्फ हमारे खिलाड़ी भी ट्रेनिंग हासिल हासिल करते रहें, बल्कि हमारे वो साबिक खिलाड़ी जो बहैसियत कोच टीम के साथ है तो वो भी मतलब उस फॉरन जो कोच होता है उससे सीख सकें। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे ये चीज कि अगर आपने अपने साबिक खिलाड़ियों से अपने ही खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलवानी है तो फेडरेशन को ये चाहिए कि अपने उन साबिक खिलाड़ियों को इंटरनेशनल जो ये कोर्सेज होते हैं बाकायदा कोचेस कोचिंग के, वो उन्हें मेरे ख्याल से करानी चाहिए। जब हम इतना पैसा जो है खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें जो क्वालिफाइड कोचेस को भी तरबियत देनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में 3-4 मतलब क्वालिफाइड कोचेज हैं। एक तो कमर इब्राहिम है, ताहिर जमान है, कामरान अशरफ हैं। ये जो है क्वालिफाइड कोचेज हैं, इन्होंने बाकायदा बाहर से अच्छा ट्रेनिंग ये ली हुई है। बताएं, एक दो सकलैन कोचेज और होंगे। क्वालिफाइड नहीं है? रियाज भाई, सकलैन क्वालिफाइड नहीं है? मेरे ख्याल से इन्होंने मतलब ऐसी कोई अभी नहीं लगता कि जो बाकायदा कोचिंग की है वो की है, लेकिन ये कि बहरहाल वो प्लेयर अच्छे रहे। और जब आदमी मतलब इतनी हॉकी खेल चुका होता है तो वो एक जाहिर है उसे कोच लगा देते हैं जो हमारी मतलब स्टाइल है। हमारे जितने भी कोचेज इससे पहले पाकिस्तान की टीमों के साथ लगाए गए हैं वो कभी भी सच कोई क्वालिफाइड कोचेज नहीं होते थे, लेकिन ठीक क्योंकि है। उनकी अच्छा एक्सपोजर होता था इसलिए उनको मतलब टीम के साथ लगाते थे। लेकिन अब दुनिया में देखें, अब दुनिया में यही है कि बाकायदा जितने भी टीमों के साथ कोचेज हैं, चाहे वो गोरे कोचेज ले लें या आप यहाँ से ले लें, यूरोपियन जो कोचेज हैं वो बाकायदा अपनी अपनी फील्ड में क्वालिफाइड होते हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के यार मुख्तलिफ रियाज कोर्सेज भाई, होते हैं। आपके बराबर पड़ोसी मुल्क जो हमसे पहले पीछे भी था, सारा कुछ था, हमने उससे बहुत ज़्यादा जीते हुए थे। आप पूरी दुनिया के बड़े बड़े अगर ट्रॉफीज़ की बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत ज़्यादा जीती थी। इस वक्त वो अपनी हॉकी टीम के साथ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कोचिंग स्टाफ पर खर्च कर रहे हैं, वो एडवांसमेंट और एडवांस मेथड्स पर कर रहे हैं। आप उनकी हॉकी देखें, हॉकी बदल गई। उनकी जूनियर टीम और हमारी जूनियर टीम, हालांकि हमारी जूनियर टीम बहुत अच्छा खेली थी, हमारे प्रॉब्लम फिर वहीं आया था कि हमने कॉर्नर्स इतने मिस कर दिए कि हम उस मैच में फिर वापस ही ना आ पाए। लेकिन उसके बाद जब हम इंडिया गए फिर हमने यही देखा कि हमने कॉर्नर्स मिस किए, हम फिर 4-0 से हार गए इंडिया से। मैं वापस आता हूँ, इस पर भी बात करता हूँ कि करोड़ों रुपए कोचिंग स्टाफ पे खर्च करने से रिजल्ट्स क्या आते हैं। फिर उसके बाद ग्रास रूट लेवल हॉकी खत्म होती जा रही है, स्कूल्स के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, और अब कोई हॉकी ले जाता बच्चा भी नहीं दिखता। उसकी बहुत बड़ी रीज़न हॉकी फेडरेशन खुद है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। आरिफ वबाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी लेजेंड, और रियाजुद्दीन हॉकी कमेंटेटर ऑथर हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज भाई, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आप ज़रा आरिफ भाई से भी पूछ लेते हैं। आरिफ भाई, ये हॉकी फेडरेशन, सही बताइएगा कि इसके किरदार को आप कैसे देखते हैं, हॉकी फेडरेशन का किरदार? अरसलान भाई, किरदार तो सबका ही एक जैसा है। मैंने कुछ और ये मुश्किल है तो कि नहीं पूछ सारे लिया? तो अब देखें, जो भी आ रहा है अभी हॉकी तो आपकी वहीं वहीं स्टैंड कर रही है जहाँ थी। बिल्कुल अब ठीक। हॉकी कहाँ बल्कि चली गई है नहीं अरसलान आरिफ भाई? भाई, मैं इससे अग्री नहीं हूँ। हॉकी और पीछे जा रही है, हॉकी और बिल्कुल पीछे जा रही है। बहुत पीछे चले गए। मैंने आपसे पहले भी अरसलान भाई अर्ज किया था कि जब तक हम ग्रास रूट स्कूल कॉलेज एकेडमीज नहीं करेंगे बच्चों की, तो हमारे पास बैकअप कैसे आएगा? हमारे पास हॉकी कैसे आएगी? हमारे पास बैकअप ही नहीं है। अभी हमारे पास ये जो टीम गई है, इस पे से देखें आप कि यही प्लेयर्स हमारे पास गिने चुने रह गए अरसलान भाई। इसके अलावा अग्री। हमारे पास प्लेयर भी नहीं है। अगर कोई अनफिट होता है तो हमारे पास बैकअप नहीं है। तो हाँ, बैकअप के लिए हनान का बड़ा देखें डैमेज हुआ है। जी, यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब तक हम अब बैकअप नहीं रखेंगे अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14, जब तक हम अच्छा चले, रियाज भाई, मुझे ये बताएं, हम लोगों ने पैसे क्या खर्चे हैं हॉकी पर? 2015 से मैं बात करूं या उसके बाद से, किसी साल हमने 15 लाख खर्च दिए, किसी साल 20 लाख, एक साल तो ऐसा था शायद 18-19 जिसमें 1 रुपया भी नहीं खर्चा, और सिंध गवर्नमेंट ने फिर पैसे दिए। लेकिन आपकी जो एक मेजरली हम देखते हैं कि हॉकी फेडरेशन का रोल वो इन चीज़ों में बिल्कुल ना होने के बराबर। अब इलेक्शन के मसाइल हैं। देखें, ये तो जो हमारे जी आरिफ भाई, जी आरिफ भाई कुछ कह रहे हैं। जी आरिफ जी, भाई, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, जब तक इनको पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक इन फाइनेंशियली इनका आप स्पॉन्सर नहीं करेंगे, तो ये बच्चा क्या खेलेंगे? आप बताएं। जॉब सबसे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, जॉब ही नहीं है इन लोगों के पास, बच्चों के पास। सबसे आप देखें कि अभी हॉकी सारे डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, जॉब नहीं है, तो ये क्या, किस तरह इनको डेलीज नहीं मिलती है वक्त पे? इनको बहुत मुश्किल है। जब तक आपको स्पॉन्सर नहीं आएंगे, फंड नहीं आएंगे, तो बहुत मुश्किल है कि ऊपर हमारी हॉकी आए। अच्छा रियाज भाई, ये जो फंड्स का मसला या सारा कुछ है, ये है हॉकी फेडरेशन के मजबूत होने से। हॉकी फेडरेशन का मसला ही अलग है। एक बंदा बैठा हुआ है सालों से सदर बन के, और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। फिर सेक्रेटरी फिर तब्दील हो जाते हैं, कभी शहबाज भाई आते हैं चले जाते हैं, कभी हैदर आ जाते हैं। हैदर काम तो कर रहा है बेचारा, लेकिन पावर नहीं है ना हैदर के पास। और अभी तो पूरी की पूरी हॉकी फेडरेशन बंद हो गई थी, फिर दोबारा उन्होंने एक नोटिफिकेशन से शुरू कर ली। पता नहीं क्या मजाक हो रहा है। देखिए, बात वहीं से शुरू होती है कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं उसका रिफ्लेक्शन जो है जिंदगी के तमाम शोबों पर है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी इससे बाहर नहीं है। यकीन इससे कबल जो आए हैं उन्होंने भी काम करने की कोशिश की है, लेकिन जो उनको इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरह का इन्वायरमेंट अब है, आप खुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर से ज़्यादा करीब हैं, आप ये देखें कि हॉकी में वहाँ पे कितनी पॉलिटिक्स है और सब एक दूसरे के मतलब खिलाफ जो है वो बोल रहे होते हैं। तो जब इस तरह का हालात में, इस तरह का माहौल हो, तो जो लोग जो हैं एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सकें, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होती है। और देखिए, पहले एक ज़माने में होता ये था कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर होते थे, वो पीआईए का या तो एमडी होता था या बाबा का होता था। उनके खुद के पास इतने मतलब फंड्स वगैरह होते थे कि उनको कोई मसाइल नहीं होते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उसी प्रोफेशनल अप्रोच को जो है अपनाना चाहिए, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर या सेक्रेटरी जो हैं वो ऐसे लोग हों जो फेडरेशन में मतलब बड़ी पोस्टों पे हों, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को देख रहे हैं, तो उनके लिए फिर फंड के इतने मसाइल नहीं होते। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि जो मतलब जॉब और कैरियर है ना खिलाड़ियों का, वो एक हॉकी की तरक्की के लिए सपोर्टिंग टूल होता है। रियाज भाई, अगर अब तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्टोरल जो प्रोसीजर है उसमें क्लब्स का रोल ही खत्म होता जा रहा है। जी, ये हमारी हमारी जो तबाही है, सलमान भाई जो 3 पॉइंट किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि एक जमाने में आरिफ भोपाली भी जानते हैं कि क्लब हॉकी पूरे मुल्क के हर शहर में हुआ करती थी। आप ये समझिए कि हर 2-3 महीने बाद कोई एक मरकजी टूर्नामेंट होता था जिसमें हर शहर की बड़ी टीमें मतलब वहाँ खेला करती थी, लेकिन हर शहर में रीजनल सतह पर एक क्लबों का टूर्नामेंट जारी रहता था। और उसकी वजह ये थी कि मतलब उस वक्त एक तो मतलब खिलाड़ियों की जॉब और कैरियर था, तो खिलाड़ी ये समझते थे कि वो क्लब हॉकी में जितना ज्यादा मतलब इन्वॉल्व रहेंगे,
उनकी एक्सपर्टीज में इजाफा होगा, उसके नतीजे में उनको मुख्तलिफ इदारों में जॉब मिलेगी, उनका कैरियर होगा। तो जब से जॉब और कैरियर खत्म हुआ है कि नौजवान खिलाड़ियों का इंटरेस्ट जो है खत्म हो गया है, उनको जबरदस्ती हॉकी की तरफ लेके आते हैं। और जो जॉब और कैरियर है वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है हॉकी की तरक्की के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है सारी चीजें जो है रिलेट करती हैं एक दूसरे से। क्लब हॉकी भी थी एक जमाने में, और उस वक्त भी था, मतलब पॉलिटिक्स जरूर थी, अभी भी पॉलिटिक्स है, लेकिन अभी तो जितने भी मतलब कल आप ये समझिए कि एसोसिएशन के सेक्रेटरी या जो ओहदेदार हैं वो ये चाहते हैं कि क्लब हॉकी कम से कम हो, इसलिए कि क्लब हॉकी होगी तो ओहदेदार ग्राउंड में आएंगे तो सियासत जो है ज्यादा होगी और उनकी कुर्सियों को, उनकी सीटों को बचाना मुश्किल होगा। तो आजकल मतलब सियासत उस पे, खेल को जो है उस पर फोकस नहीं है, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हॉकी की तबाही ठीक है, निकल के सामने आ आपकी रही है। बात सही है, लेकिन यहाँ पर ओलंपियंस का रोल भी बड़ा मुश्किल और बल्कि मैं कहूँ अजीब है। सबकी एक दूसरे से लड़ाई है, सबको ओहदे चाहिए, ओहदे के बगैर कोई काम नहीं करना चाहता। आरिफ भाई, आपके सारा बैच हो गया या ओलंपियंस जितने भी हो गए, इन सारों ने एक दूसरे के अगेंस्ट भी बड़ा मामला खड़ा कर रखा है। अभी हमने देखा कि नासिर साहब ने शहनाज शेख साहब के बारे में बात की, बाद में गुलदस्ता भी खुद ही पेश कर दिया। खैर, लेकिन हम ये देखते हैं कि ओलंपियंस का रोल भी नहीं है, ना होने के बराबर है हॉकी की बेहतरी के लिए। अरसलान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। जाहिर है कि हर आदमी जो है वो ये चाहता है कि मैं बस जो है टीम के साथ लग जाऊं पाकिस्तान के। ऐसा नहीं होता। मैंने बच्चों को जो है, हाँ, अपनी एकेडमीज बनानी होती हैं और उनको बच्चों को सबको ग्राउंड जाना होता है। सारे इंटरनेशनल ओलंपियंस को जब तक ये ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, मैंने आपको ये पहले भी कहा था, ये बात पिछले इंटरव्यू में भी, कि जब तक देखें हम लोग क्लब हॉकी, डोमेस्टिक हॉकी जब तक नहीं इम्प्रूव करेंगे तो हॉकी कैसे आएगी। पहले हम लोग 2-2 महीने अरसलान भाई घर से बाहर रहते थे, सारी डोमेस्टिक हॉकी खेलते थे और क्लब हॉकी खेलते थे। तो अब आप देखेंगे पूरे साल में कोई टूर्नामेंट, कितने टूर्नामेंट हुए हैं। जब आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक हॉकी खेलेंगे, जब उसमें नजर आएंगे आपको बच्चे, वहीं से आप बच्चे जो है पिक करेंगे। तो अभी आपके पास डोमेस्टिक हॉकी है ही नहीं, ना क्लब हॉकी है, ना स्कूल हॉकी है। तो ये बड़ी वजूहत हैं, बहुत फंड्स की कमी है, बहुत मसाइल हैं, पूरा काम करना पड़ता है, सब प्लेयर्स को घर से निकलना होता है, आपस में लड़ाइयाँ खत्म करनी होती हैं। अभी तक तो लड़ाइयाँ हैं कि जी वो उस एकेडमी का बच्चा है, वो उस एकेडमी पे नहीं जा सकता, वो ट्रायल्स के लिए उनके ग्राउंड नहीं जा सकता, या अभी तक हम यही मसलों से नहीं निकले। जब तक ये सारे एक यकजा नहीं होंगे तो देखें हॉकी कैसे ऊपर आएगी। ये सबको एक लेके पूरा एक टीम वर्क है, सबको काम करना पड़ता है अरसलान भाई, सबको निकलना पड़ता है। जब बहुत इस पर वर्क होना है, एकेडमीज बनानी है। मैंने आपको पहले कहा था कि छोटी छोटी अंडर 19, अंडर 14, अंडर 16 ये बच्चों के सब एकेडमीज बनाए, उनको पे करें। आप पे करें। अभी आप बच्चे को आप घर से अभी कहते हैं कि जाओ हॉकी खेलने जाओ, उसके पास किराया भी नहीं होता तो वो ग्राउंड पे जाए, कैसे जाएगा। अच्छा, एक और बात भी है ना यार, आपकी बात बिल्कुल सही है रियाज भाई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर मैं बात करूं, 42 के करीब फेडरेशन और एसोसिएशन एसोसिएटेड हैं और 3 सिर्फ डिपार्टमेंट हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड है। बड़ी अजीब बात है। देखें, अब आप ये यहाँ पर हम आके फिर फंस जाते हैं कि यार 3 डिपार्टमेंट और सिर्फ 41-42 एसोसिएशन। चलें, वक्त की कमी है, इस पर फिर इंशाल्लाह लंबी डिस्कशन रखते हैं। और यही जो कमी है ना हमारे पास, अक्सर लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड से हॉकी के फंड को अलग कर दें, हॉकी के लिए एक अलग फंड मुख्तस करें और बजट मुख्तस करें ताकि हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ काम हो सके। स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद तो 41-42 ऑलरेडी एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन हैं, तो उनको भी उससे देखना होता है। चले जी, रियाज भाई बहुत शुक्रिया आपका, आरिफ वपाली साहब का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।